मासील किस्सा बुत साजों का। किस नंबर 1 कि जहाँ सफ़र शुरू होता है। हमने काफ़ी इंतज़ार किया है, हमने काफ़ी सोचा है, हमने बेहतरीन तवील वक्त की तलाश की है। अब वक्त आ गया है, हाँ, वो वक्त जो बेहतरीन सफ़र को साथ लाता है। एक ऐसा सफ़र जो आने वाले वक्त को बेहतर बनाता है। हाँ, अब वक्त हो चुका है ऐसे सफ़र की शुरुआत का जिसकी मंजिल की किसी को भी खबर नहीं। लेकिन इस होप से हम सफ़र करना नहीं छोड़ सकते कि आओ, चलो आओ, एक नए सफ़र की शुरुआत करते हैं। ऐसा सफ़र जो किसी किस्सा कहानी को साथ लाए। हाँ, तुम जान लो अब के यही वो वक्त है जब सफ़र शुरू होता है। आके सफ़र शुरू हो गया है। जिया, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मारिया उसे हर कीमत पर जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन जिया ने जैसे सुना ही नहीं। वो उसकी बात को अनसुना करके अपनी धुन में तेजी से भागते हुए आगे बढ़ रही थी। वो ट्रेन छोड़ना नहीं चाहती थी। रेलवे स्टेशन पर लोगों का हुजूम था। बैग को कंधे पर डाले जिया बिना परवाह किए आगे बढ़ रही थी। ईना ईना की पुकार किए मारिया उसके पीछे भाग रही थी। जब ईना ने उसकी बात न सुनी तो वो जोर से चिल्लाई, जिया। इस बार जिया को रुकना पड़ा। उससे पलट कर देखा। मारिया के चिल्लाने पर कुछ लोगों ने बाकायदा पलट कर, जबकि कुछ ने एक पल रुक कर उसे देखा था। वो गुस्से से तबे गाल लिए उसे ही घूर रही थी। उसका सांस फूला हुआ था। जिया ने एक गहरा सांस फिजा में खारिज किया और ऊंची आवाज से मारिया से कहा, तुम चली जाओ मारिया, मैं वापस नहीं पलट सकती। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। जिया ने जो बैग पुश पर लटकाया हुआ था उसके दोनों स्टेप्स को खींचते हुए कहा, तुम्हारा जाना फाइनल एग्जाम से भी ज़्यादा ज़रूरी है। मारिया ने उसे जज्बाती करना चाहा। वो जानती थी जिया के लिए उसकी पढ़ाई कितनी अहम थी। फिर यहाँ का तो मामला उसके एग्जाम्स का था, वो भी फाइनल एग्जाम्स। मेरा जाना मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी है मारिया। अगर मैं आज ना गई तो फिर उससे कभी नहीं मिल पाऊंगी। मैं वो कहानी कभी नहीं सुन पाऊंगी। जिया ने शिकस्त खोरदा लहजे में कहा। वो खुद नहीं जानती वो ऐसा क्यों कर रही थी। रेलवे स्टेशन पर सीटी की आवाज़ गूंजने लगी थी। मैं अगर उससे आज ना मिली तो शायद कभी ना मिल पाऊँ, जिया ने बेबसी से कहा। मारिया ने उल्टे कदमों चलती अपनी उस इकलौती दोस्त को देखा जो धीरे धीरे उससे दूर हो रही थी। स्याह खुली पैंट पर सफ़ेद रंग की शर्ट पहने बहुत पुरजोश लग रही थी, लेकिन कहीं कहीं उसके अंदर एक डर भी था, एक खौफ, उसके ना मिलने का खौफ। उसके बाल पोनी में बंधे थे। ये ऊंची पोनीटेल उसे बाइत्माद बनाती थी। अगर वो आज ना आया और तुम उससे ना मिल पाई तो? मारिया ने खदशा जाहिर किया था। वो अभी तक ऊंची आवाज़ से बातें कर रही थी, बल्कि यूं कहना ठीक था कि बातें सुना रही थी। मैं जानती हूँ वो ज़रूर आएगा, मेरा दिल कह रहा। और ये हवाएं भी। कराची का मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया था। रात के 10 बजने वाले थे। बादलों की गर्द चमक पिछले 1 घंटे से जारी थी। मारिया ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके अल्फाज सम तोड़ गए। जाने क्यों उसका दिल डर सा गया था। जाने उसकी दोस्त किन राहों की मुसाफिर बनने जा रही थी। बारिश शुरू हो गई है, सब लोग अपना अपना सामान संभाल लें। पुली की आवाज़ गूंजी थी। लोगों के कपड़े हवा से उड़ रहे थे। जिया ने सर उठाकर आसमान को देखा। आज की हवाएं उसे अंदर तक सरशार कर रही थीं। कोई और वक्त होता तो सबके साथ मिलकर वो ये खूबसूरत मौसम ज़रूर इंजॉय करती, लेकिन इस वक्त उसका जाना ज़रूरी था। उसका दिल कह रहा था उसका आज का ये सफ़र किसी मुहिम जोई से कम नहीं होने वाला था। वो पलटी और तेज़ी से आगे बढ़ गई। मारिया ने उसे दूर तक जाते देखा और फिर वापस पलट गई। रात के पूरे 10 बज चुके थे। ट्रेन की कैबिन और सीटें उसकी त्वक्का से ज़्यादा आरामदेह थीं। उसने कभी हैपर मिल से सफ़र करने का सोचा भी नहीं था, और अकेले तो बिल्कुल भी नहीं। उससे गहरा सांस लिया और नीले रंग के सोफे नुमा सीट पर बैठ गई। उसे हैरानी हो रही थी कि ट्रेन के केबिन भी इतने अच्छे हो सकते थे। हर केबिन में अलग से टीवी मौजूद था और इंटरनेट की सहूलत थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन में सवार हो रहे थे। वो अभी अपने केबिन में अकेली बैठी थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। एक खौफ भी था और एक इत्मीनान भी। रोजाना सैकड़ों लड़कियां अकेले सफ़र करती हैं। आज मैं कर लूँगी तो क्या हो जाएगा। टेक इट ईजी जिया, वो अपने आप को समझा रही थी। उसे कंधे से बैग उतार कर पास रखा, खिड़की के पट को ऊपर खींचकर उसे खोल दिया। ठंडी हवा के झोंके ने उसका इस्तकबाल किया। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रेलवे स्टेशन पर लगे बरकी कुमकुमों की रोशनी में ये बारिश उसे बहुत दिलकश लगी। जब
उसे ठंड का एहसास हुआ तो बैग से शॉल निकालकर कंधों पर फैला ली। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला। अब उसे मारिया के फ़ोन पर एक पैगाम छोड़ना था। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी मारिया। मेरी मॉम डैड से कहना वो परेशान ना हो। उनकी बेटी अब बड़ी हो गई है। मैं जानती हूँ ये फाइनल सेमेस्टर है और फाइनल एग्जाम्स हैं, लेकिन यकीन करो सेमेस्टर में रिपीट कर लूँगी। लेकिन अगर आज उससे ना मिली तो शायद कभी ना मिल पाऊँ। वो कहानी कभी ना जान पाऊँ जिसके लिए मैं इतनी बेचैन हूँ। दुआ करना मैं अपने इस सफ़र में कामयाब रहूँ। अगर ये अधूरा रह गया तो मेरी ज़ात में खला रह जाएगा जो कभी नहीं भरेगा। मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो आज वाक़ई आएगा या नहीं, लेकिन एक उम्मीद है कि आएगा। मैं उसे ढूँढ लूँगी। आखिर लंबा सफ़र है, बस तुम मेरे लिए दुआ करती रहना और अच्छे से एग्ज़ाम देना। टेक केयर, तुम्हारी जिया। उससे मैसेज टाइप किया और मारिया को भेज दिया। उसके बाद उसने फ़ोन को बंद कर दिया। अभी सिर्फ उसे इस नए सफ़र के आगाज़ को दिल भर के एंजॉय करना था। बारिश तेज़ होने लगी। खिड़की के पट को नीचे की जानिब खींचकर उसे बंद कर दिया और आंखें बंद करके सीट से पुष्ट टिका ली। उसका चेहरा तमतमा रहा था। उसके लब होले से फड़फड़ाए। एंड वेयर द जर्नी बिगिंस। मेरा नाम ईमान है और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरी कोई दोस्त नहीं है, मैं अकेली हूँ। मुझे दोस्त बनाने नहीं आते क्योंकि मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती और मैं जल्दी डर जाती हूँ। मुझे डर लगता है लोगों से और मुझे दोस्तों से भी डर लगता है क्योंकि वो धोखा देते हैं। मैं अपने दिल की बातें किसी से नहीं करती। मुझे सब स्कूल में कहते हैं कि मैं खामोश रहती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है खामोश रहना। पर हाँ, कभी-कभी मेरा दिल चाहता है मैं बहुत सा बोलूँ, सब कुछ जो मेरे दिल में है, पर फिर मुझे डर लगता है कि लोग मुझ पर हंसेंगे। इसीलिए आज मैंने स्कूल की कैंटीन से डायरी खरीदी है। अब से मैं अपनी सारी बातें इसमें लिखूंगी और इसे छुपा कर रखूंगी, सबसे छुपा कर। वो लिखने में मगन थी, मगर फिर अचानक अजीब से एहसास पर वो चौंकी और उसका लिखता हाथ काम कर रुक सा गया। दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उससे जैसे सांस रोकने की कोशिश की और फिर होले होले गर्दन मोड़कर अपनी बाईं जानिब देखा। कुछ फासले पर खड़े शख्स के कदमों पर उसकी नज़र पड़ी। वो जान गई थी आने वाला कौन था। उसने खुश होंठों पर जुबान फेरी और डरते डरते सर उठाकर उस शख्स की जानिब देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुस्से से भरी आवाज़ उसके समाज से टकराई। वो कांप उठी थी। वो मैं। वो हकलाई थी, कुछ बोल ना पाई। झट से डायरी बंद की। मैंने तुम्हें छत पर आने से मना किया था ना, फिर क्यों आई हो यहाँ? सुर्ख आंखें लिए वो उसे घूर रहा था। वो मैं होमवर्क करने आई थी। उसने जल्दी से पास रखी किताबें और बैग उठाया और लड़खड़ाते खड़ी हुई। उस आदमी की नज़र उस डायरी पर पड़ चुकी थी जिसे उसने जोर से सीने से चिपका रखा, यूं जैसे वो सामने खड़े शख्स से उसे छुपा रही हो। उस आदमी ने उसे सर से पांव तक देखा। अब वो बच्ची नहीं रही थी, उसका कद बढ़ चुका था। वो दुबली पतली सी लड़की दिन ब दिन निखरती जा रही थी, अलबत्ता उसके चेहरे पर अभी भी मासूमियत थी। जाओ यहाँ से और आइंदा मुझे यहाँ नजर मत आना। हुक्म दिया गया था और लड़की वो अपना बैग और किताबें उठाए सीढ़ियों की जानिब भागी थी। चंद लम्हों बाद वो नीचे अपने कमरे में थी। कमरे का दरवाज़ा लॉक कर चुकी थी। किताबें और बैग उसने बेदिली से बेड पर फेंक दिए थे। चेहरा खौफ और गुस्से के मिले-जुले तासुरात से तमतमा उठा था। आंखों में पानी भर आया था। वो बेड के पास फर्श पर बैठी और घुटनों में सर दिए फूट-फूट कर रोने लगी थी। रात के 2:30 बजे का वक्त था। ट्रेन इस वक्त नवाबशाह स्टेशन पर खड़ी थी। जिया ने एक नज़र खिड़की से बाहर से आसमान को देखा और फिर हेडफोन उतार कर वापस बैग में डाल लिए। वो अब तक तकरीबन ट्रेन के आधे से ज़्यादा केबिन देख चुकी थी, पर वो उसे कहीं भी नजर नहीं आया था। लेकिन उससे उम्मीद नहीं तोड़ी थी। वो जानती थी ये सफ़र उसे उस शख्स से ज़रूर मिलवाने वाला था जिससे मिलने को वो बेताब थी, जिसे ढूंढने वो घर से भाग आई थी। अगर वो यहाँ हुआ भी तो मैं उसे कैसे पहचानूंगी? वो काफ़ी बदल गया होगा ना। उसके ज़हन ने अपना पहला पत्ता फेंका। मुझे महसूस हो जाएगा जब वो मेरे सामने आएगा। दिल ने होले से जवाब दिया था और फिर दिल और दिमाग की जंग में कभी कभी दिल बाजी मार ही लेता है। आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, इनकी इस हालत की वजह क्या है? उसने ग्लास विंडो के उस पार बेड पर बैठी उस लड़की को देखते पूछा जो अपने सामने रखी नोटबुक से एक एक करके सफ़े फाड़ रही थी और हर सफ़ा फाड़ने के बाद वो कुछ बोलती थी। उससे एक सफ़ा फाड़ा और बड़बड़ाई, स्याह। फिर उससे जल्दी से दूसरा सफ़ा फाड़ा और सफ़ेद का लफ्ज़ उसकी ज़ुबान से फिसला। वो गौर से उसे देख रहा था।
उसकी एक-एक हरकत को वो अपने जिस्म और रूह की तमाम हिस्सात से महसूस कर रहा था। स्याह का लफ्ज़ जब वो बोलती थी, तब उसके चेहरे पर डर दिखाई देता था और सफ़ेद लफ्ज़ पर बेबसी उभर आती थी। एक नाकाबिले बयान तकलीफ़ के आसार नज़र आते थे। उसका ये काम बिल्कुल वैसा ही है, जैसे कोई नाज़ुक हसीना किसी सुर्ख गुलाब से खेल रही हो। उसकी सारी पत्तियाँ एक-एक करके उतार रही हो और फिर एक पत्ती पर कहती हो कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, जबकि दूसरी पर नहीं, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। खेल पुराना था, लेकिन अंदाज़ नया। इस नए खेल में दोनों स्याह और सफ़ेद, दोनों लफ्ज़ उसे तकलीफ़ दे रहे थे। स्याह, सफ़ेद, स्याह, सफ़ेद। उसके हाथों में तेज़ी आ गई थी। उसने एक बार भी सर उठाकर आसपास नहीं देखा। उसे किसी की परवाह नहीं थी और शायद वो किसी और को महसूस भी नहीं कर सकती थी। जैसे-जैसे नोटबुक के सफ़े कम हो रहे थे, वैसे-वैसे उसके चेहरे पर खौफ और डर बढ़ता जा रहा था। फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। अलबत्ता हमने एक तजर्बा किया है और इससे ये जाना है कि ये लड़की रंगों से खौफज़दा है, पर सभी रंगों से नहीं, सिर्फ़ 2 रंग। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। डॉक्टर ने गहरा सांस लेते हुए उसकी बात का जवाब दिया था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नर्स 2 स्वेटर्स लेकर कमरे में दाखिल हुई। एक सफ़ेद स्वेटर और एक स्याह। बाहर खड़ी दूसरी नर्स ने कमरे के बाहर लगे बटन को दबा दिया। अचानक कमरे का दर्जा हरारत गिरने लगा था। ये इसलिए किया गया था कि वो लड़की ठंड लगने पर कौन सा स्वेटर उठाने वाली थी, पर उसने एक बार भी सर उठाकर दोनों नर्सों को नहीं देखा। वो पूरी तवज्जो से अपने काम में मगन रही। स्याह और सफ़ेद की करतान उसी तवातर से जारी थी। कमरे में चारों जानिब कागज़ बिखरे पड़े थे। कमरे का दर्जा हरारत 5 डिग्री पर गिरा तो उसके हाथ अचानक थम से गए। उसे शायद ठंड महसूस हुई थी। उसने सर उठाकर देखा तो एक नर्स 2 स्वेटर लिए उसके सामने खड़ी थी। वो उसे एक स्वेटर लेने को कह रही थी ताकि ठंड से बच सके, और लड़की की नज़र जैसे ही स्वेटर पर पड़ी, वो डरकर पीछे हुई। वहशत उसकी आंखों और चेहरे दोनों से झलक रही थी। उसका तनफ़्फ़ुस तेज़ी से बढ़ रहा था। उसकी आंखें फैल सी गई थीं। ये सब वाज़ह कर रहा था कि उसे स्याह रंग से खौफ महसूस होता था और वो उससे खौफ़ज़दा है। उस नर्स ने स्याह स्वेटर वाला हाथ अपनी कमर के पीछे कर लिया, जबकि सफ़ेद स्वेटर उसकी जानिब बढ़ाया। अब लड़की ने जैसे ही सफ़ेद रंग को देखा, तो उसके चेहरे के तासुरात तब्दील हुए। खौफ और वहशत की जगह अब गुस्से और नफ़रत ने ले ली थी। उसकी आंखें नम होने लगी थीं। उसने सफ़ेद रंग को देखकर नफ़रत से मुँह मोड़ा और फिर उससे तकिया उठाया और उसे ज़ोर से सीने के साथ चिपका लिया और फिर सिकुड़ कर बिस्तर पर लेट गई। बाहर खड़ा शख्स ये मंज़र सपाट चेहरे लिए देख रहा था। कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल किया जाए। उससे बर्फ़ लहजे में डॉक्टर से कहा। लेकिन अभी हमें ये देखना है कि ज़्यादा ठंड लगने पर वो कौन-सा कलर चूज़ करती है। उससे पता चलेगा कि वो किस कलर से ज़्यादा खौफ़ज़दा। मैंने कहा टेम्परेचर नॉर्मल करें। वो आपका कोई तजर्बाती नमूना नहीं है, बल्कि एक इंसान है। वो डॉक्टर की बात काटते दबे-दबे लहजे में चिल्लाया था। उसका चेहरा सबके बायस सुर्ख हो चुका था, जबकि आंखों में धुंधलाहट सी उतर आई थी। उसने बिलावजा ही सीना मसला था, जैसे अंदर कुछ चल रहा हो। डॉक्टर के इशारे पर नर्स दोनों स्वेटर लिए कमरे से बाहर निकल आई थी, जबकि दूसरी नर्स ने बटन दबाकर कमरे का टेम्परेचर 28 डिग्री पर कर दिया। मैं शाम में वापस आऊँगा और इन्हें यहाँ से ले जाऊँगा। उसने उसे सर्द और सपाट लहजे में कहा, जबकि निगाहें अभी तक ग्लास विंडो के उस पार सिंगल बेड पर लेटे उस नाजुक से वजूद पर जमी थी, जो होले-होले काँप रहा था। शायद वो रो रही थी। वो जबड़े खींचता वापस पलटा और राहदारी में तेज़-तेज़ आगे बढ़ने लगा। मिस्टर जबील, डॉक्टर की पुकार पर उससे कदम साकित हुए। आप पेशेंट को यहाँ से ऐसे नहीं ले जा सकते, जब तक कि आप पेशेंट से अपना रिश्ता वाज़िया ना करें। डॉक्टर ने लहजे को हमवार बनाने की मुकम्मल कोशिश की थी, मगर वो उसमें फ़ेल हो गया। बात के आखिर में उसका लहजा धीमा पड़ा था। चंद लम्हे खामोशी छाई रही, फिर एक आवाज़ गूंजी थी। शी इज़ माय वाइफ। कहने वाला कहकर रुका नहीं था। वो लंबे-लंबे टाँग भरता राहदारी में कहीं गायब हो गया था, जबकि डॉक्टर के चेहरे पर कई सारी उलझनें एक साथ उभर आई थीं। वाइफ। उसने ज़ेरे लब बड़बड़ाया और फिर ग्लास विंडो के उस पार लेटे वजूद को देखा, जिसे नर्स सुकून आवर इंजेक्शन लगा रही थी। डॉक्टर पूरी तरह से घूम गया था। वो कई लम्हे वहीं खड़ा रहा और फिर सर झटक कर आगे बढ़ गया। क्या तुम्हारे बड़े आज़म में सभी लड़कियां ऐसी ही होती हैं? कैसी? डरपोक। रोज़ जानती थी ये लफ्ज़ सुनकर और ज़रूर रुकेगी, और वो रुक गई। वो कुछ से साकित नज़रों से रोज़ को देखती रही। शाम का अंधेरा फैल चुका था और रही सही कसर
खराब मौसम ने पूरी कर दी थी। रोज़ स्ट्रीट लैम्प की मदद रोशनी में उसके चेहरे के तासुरात न जांच पाई। हाँ, हम डरपोक हैं, उसने होले से जवाब दिया था और फिर तेज़ी से पतली गली में दाखिल हो गई जो मेन स्ट्रीट से मुड़ती थी। एक ज़रा सा मौसम क्या खराब हुआ, तुम तो ऐसे भागी हो मार्केट से जैसे जाने कितना बड़ा तूफान आ गया हो। रोज़ गुस्से से चिल्लाई। रुक जाओ एमा। और उससे रुकना पड़ा। उन दोनों ने दोनों हाथों में बैग थाम रखे थे जिनमें खाने पीने की अशिया थी। वो ग्रोसरी करने गई थी। तुम जानती हो रोज, मुझे रात की बारिश और ऐसे मौसम से खौफ आता है, तो हमें जल्दी घर पहुंचना है, उसने बेबसी से जवाब दिया। तेज से चलने के बायस उसका सांस फूल चुका था। अभी बारिश शुरू नहीं हुई और मुझे कुछ अजीब नजर आया है। रोज ने मेन स्ट्रीट के आखिर में बने एक छोटे से घर को देखते कहा। उसकी आंखों में चमक थी। लिखा था टैरो। वो 2 कदम चलते आगे आई और रोज़ की नज़रों के ताक़ुब में देखा। इस घर के बाहर ठहरो, हम वहाँ जा रहे हैं। मैं काफ़ी दिनों से जाने का सोच रही थी, लेकिन अक्सर उस घर का दरवाज़ा बंद ही रहता है, पर आज खुला हुआ है। रोज़ अपने कदम उस घर की जानिब बढ़ा चुकी थी। हवा के पहले झोंके ने उन दोनों को छुआ था। गर्म मौसम में बारिश की ये पहली ठंडी हवा उसे अंदर तक सरशार कर गई थी, लेकिन फिर बादलों की गरज ने उसे डरा दिया। तुम पागल हो गई हो रोज़, हम वहाँ नहीं जा सकते, हमारे पास सामान है। उसने दोनों बाजुओं को थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा। गली से इक्का दुक्का लोग गुजर रहे थे जो उन दोनों की बेतुकी बातें सुनते और सर झटक कर आगे बढ़ जाते। दाईं जानिब वाले मकान से अंकल बाहर निकलकर अपने पुराने मॉडल की गाड़ी पर कपड़ा डाल रहे थे। उन्हें अपनी ये गाड़ी बहुत अजीज थी। रोज़ उस घर में दाखिल हो चुकी थी, जबकि वो कुछ देर खड़ी रही, फिर तेज तेज कदम उठाती उस घर की जानिब चलने लगी। उसे यूं सामान उठाकर किसी के घर में घुसना अजीब लग रहा था, लेकिन उसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। पिछले 10 मिनटों से वो खिड़की के पास बैठी बाहर बरसती तूफानी बारिश को देख रही थी। स्याह पथरीली साफ सुथरी सड़क पर बारिश का पानी स्ट्रीट लैंप और बिजली की चमक में शफाफ दिखाई दे रहा था, यूं जैसे किसी समंदर की लहरें उमड़ रही हों। ये एक छोटा सा कमरा था और बहुत ही अजीब सा था। चारों जानिब दीवारों पर कार्ड्स और अजीबो गरीब सी तस्वीरें लगी थी। वो पहले कभी ऐसे किसी औरत या मर्द के पास नहीं गई थी जो कार्ड से मुस्तकबिल बताते हों। हाँ, ठीक समझे, ये एक टैरो का घर था जो इस वक्त बड़ी सी मेज़ की दूसरी जानिब बैठी थी और उसके सामने रोज़ बैठी थी। कमरे में बराए नाम रोशनी थी। शायद इस पूरे घर में बिजली ही नहीं थी। ये मध्यम सी रोशनी भी कोने में लटकी उस लालटेन की थी जिसकी शमा फड़फड़ा रही थी। कमरे में अजीब सी बू फैली थी। वो खिड़की के पास बैठी बाहर से आने वाली बारिश की हवा और खुशबू से दम घुटने को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो टैरो औरत दिखने में थोड़ी अजीब सी थी। छोटे बाल, फैली हुई नाक, मोटा जिस्म और छोटा कद। ना जाने वो क्या बातें कर रही थी। उसे एक नज़र उन दोनों को देखा और फिर रुख बाहर की जानिब कर लिया। उसे परेशानी थी कि वो अब फ्लैट तक कैसे पहुंचेगी। यहाँ से फ्लैट तक का रास्ता 2 मिनट का था, लेकिन इस तूफानी बारिश में वो एक पल के अंदर अंदर पूरा भीग जाती। आओ एमा, तुम भी ट्राई करो। वो उसी सोच में सरगर्दा थी जब अकब से रोज़ की आवाज़ उभरी। बिल्कुल भी नहीं, उसे सख्त लहजे में जवाब दिया। ये बस एक खेल है, इसे हकीकत मत जानो, और फिर खेल तो होते ही खेलने के लिए है। रोज़ पुरजोश थी। तुम्हें ट्राई करना चाहिए। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मुझे अपने फ्यूचर में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसने बेसारियत से भी जवाब दिया। माजी और हाल में तो होगी ना। इस बार उस औरत की आवाज़ उभरी थी जो अपनी छोटी छोटी आंखों से उसे घूर रही थी। तुम हर चीज़ को इतना सीरियस क्यों लेती हो? चिल क्या करो। ये रोज़ की हमेशा की नसीहत थी जो वो एमा को करती थी। और फिर ना जाने क्यों वो अपनी जगह से उठकर उस कुर्सी पर जा बैठी। वो औरत कितनी ही देर कार्ड्स को अपने हाथ में लिए आगे पीछे करके उनसे खेलती रही और फिर उससे कार्ड्स इकट्ठे करके उसके सामने रख दिए। कार्ड्स उल्टे रखे थे। अब उससे 3 कार्ड्स उठाने थे और टेबल पर उल्टे ही रख देने थे। उसे झिझकते हुए एक एक करके 3 कार्ड्स उठाए और मेज़ पर तरतीब से उल्टे रख दिए। बाहर बादल जोर से गरजा था। मेज़ की दूसरी जानिब बैठी उस मोटी औरत ने पहला कार्ड उठाकर सीधा रख दिया। कार्ड पर एक तस्वीर बनी थी, एक दिल जो झाड़ियों में अटका हुआ था और उससे खून बह रहा था। हेमा ने बन में सुकड़ कर कार्ड को देखा। जख्म, गहरे जख्म, तुम्हारा माजी जख्मों से भरा हुआ है, उस औरत ने संजीदा लहजे में कहा था। हेमा ने चौंक कर उसे देखा। अब उसे दूसरा कार्ड उठाया और सीधा कर दिया।
कार्ड पर एक मंजर था, एक समंदर का मंजर, एक बड़ा सा जहाज। जहाज के तख्ते पर एक लड़की हाथ में लालटेन थामे खड़ी थी। ऐसा लगता है किसी की तलाश तुम्हें यहाँ खींच लाई है। हेमा को अपना दिल जोरों से धड़कता महसूस हुआ था। उसे अब बारिश की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, बल्कि उसका दिल धक धक कर रहा था, और ये आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। अब एक कार्ड बचा था, जो उसे मुस्तकबिल की झलक दिखाने वाला था। हेमा ने बेहासा खुश लबों पर जुबान फेरी। अब उस औरत ने तीसरा कार्ड उठाया और सीधा कर दिया। अजीब था, उस कार्ड पर कुछ भी नहीं बना था, बल्कि वो स्याह था, अंधेरा, गहरा अंधेरा। औरत ने झटके से कार्ड उलट दिया और हड़बड़ाहट में अपनी जगह से खड़ी हो गई। हेमा उलझी नजरों से उसे देख रही थी। उससे भी वो स्याही, वो अंधेरा देखा था। तुम लोग अब जा सकती हो, मैं फीस नहीं लूंगी। वो दीवार की जानिब रुख किए बोल रही थी, और फिर बिला वजह ही वहां रखे कोने में छोटी सी मेज पर पड़े कार्ड्स उलट पुलट करने लगी। इस कार्ड का क्या मतलब है? स्याही और अंधेरा, ये किस चीज को जाहिर करता है? उससे पहली बार कुछ पूछा था। वो औरत कुछ न बोली, गहरी खामोशी छाई रही। मिस वर्सन, आपको बताना चाहिए। ये रोसी, क्या तुम जानती हो मौत की कुछ इकसाम होती है? वो पलटी थी, हाथ में चंद दूसरे कार्ड थामे वो गौर से उसे देख रही थी, यूं जैसे उसी से मुखातिब हो। जज्बात की मौत, एहसासात की मौत, ख्यालात की मौत, जिस्म की मौत, और वो सांस लेने को रुकी। रूह की मौत। उसे सर को हल्का सा हम देते हुए कहा, जैसे उसको समझाया हो। और ये मौत सबसे बुरी मौत होती है। वो कुछ देर उलझी नजरों से उसे देखती रही, फिर झटके से उठ खड़ी हुई। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। वो खिड़की के पास रखा सामान उठाकर दरवाजे की जानी पड़ी। ये छाता ले जाओ वरना भीग जाओगी। उसे दीवार पर लटका छाता उतारकर उनकी जानी बढ़ाया, जिससे रोज ने थाम लिया। वो दोनों कमरे से बाहर निकली। रोज ने छाता थाम रखा था, जबकि एमा सामान थामे उसके साथ चलने लगी। बारिश अभी भी उसी रफ्तार से जारी थी। अचानक वो रुकी और उसे पलट कर देखा। वो औरत हाथ में लालटेन थामे उन्हें ही देख रही थी। क्या उस स्याह कार्ड का वही मतलब है जो मैं समझ रही हूँ? उससे ना चाहते हुए भी पूछ लिया था। इकारूस से बचकर रहना, और खुद इकारूस न बन जाना। उस औरत ने ऊंची आवाज में कहा और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। वो आखिरी नज़र बहुत अजीब थी। किस्सा को, क्या तुमने कभी देखा है किसी रेलवे स्टेशन के बाहर बैठा वो शख्स, मट्टी से अटे सुरमाई बाल लिए, पेशानी पर जिंदगी की लकीरें खींचे, वक्त को वक्त की कैद से आज़ाद करता? वो किस्सा को, जिससे किस्से सुनकर अक्सर मुसाफिर रास्ता भूल जाएं, भूले मंजिलें पा जाएं, खामोश बातें करने लगे, और अक्सर बोलते बोलते लोग चुप हो जाएं। वो किस्सा को, कि जिसके किस्से सुनकर जर्द पत्ते बिना हवा ही उड़ने लगे। वो किस्सा को, जिसके किस्से सुनकर अक्सर लोग खुद ही किस्सा बन जाएं। मैं कभी तुम्हें किसी पागलखाने में कैद नजर आई तो जान लेना, उसकी वजह तुम होगे। जाने कैसे अल्फाज से जो फिजाओं में नष्ट होकर रह गए। वक्त उन लफ्ज़ों को थामे सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था। कुछ यादें, कुछ बातें अनमिनट नकोश छोड़ जाती हैं। ये अल्फाज भी कुछ ऐसे ही थे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने मुर्दों के जिंदा होने के दिन भी ना मिलने की कसम खाई थी। बिल्कुल वैसे ही जो दर्द और तकलीफ की आखिरी खत पर आकर बोले गए हों। सुनने वाले तब उन पर तवज्जो न दी, और फिर वक्त ने इस बेकदरी का बदला लिया। ट्रेन के रुकने पर उसे झटका लगा। उसने धीरे से आंखें खोल दी। अब ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही थी। 7:15 हो रहे थे। बाहर शाम ने अपने पर फैला दिए थे। इस वक्त ट्रेन लाहौर कैंट स्टेशन पर रुकी थी। लोग तेज़ी से ट्रेन में चढ़ रहे थे, और कुछ मुसाफिर उतर रहे थे, क्योंकि वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। ट्रेन यहाँ सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकी थी। उसने शॉल को अपने गिर लपेटा और सीट से पुष्टि खा ली। कुछ लम्हे स्टेशन पर बैठे लोगों को देखते रहा, और फिर से आंखें मूंद ली। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? एक नुस्वानी आवाज़ उसके समाज से टकराई थी। उसका पूरा कैबिन खाली था। वो अकेला ही अब तक का सफ़र तय करके आया था, लेकिन अब किसी लड़की की मौजूदगी गैर मुतवक्का थी, खास तौर पर ऐसे लम्हात में जब उसके तस्वुर के पर्दे पर कोई पूरे हक से परचुमान थी। 1, 2, 3, 4, 5, 7, और फिर 10 मिनट गुजर गए। उससे आंखें न खोली। ट्रेन कब चली, उसे कोई खबर ना हुई। पूरे 10 मिनट बाद फिर से एक शिकवा भरी आवाज़ उसके इर्द गिर्द उभरी।
उसका रुआ-रुआ समात में ढल गया। मैं कभी तुम्हें किसी पागलखाने में कैद नज़र आई तो जान लेना उसकी वजह तुम होगे। उसे पट से आँखें खोल दी। जाने क्यों आजकल उसके ये अल्फाज बहुत तंग करने लगे थे। वो जब भी आँखें बंद करता था, वो उसके सामने आ जाती थी। बड़ी-बड़ी स्याह आँखों में आँसू लिए वो उसे ही देख रही होती थी। वो अब उसे बहुत तंग करने लगी थी। कुछ देर वो खाली-खाली नज़रों से खिड़की के उस पार तेज़ी से गुज़रते मनाज़िर को देखता रहा और फिर उसने जेब से सिगरेट निकालकर जला ली। धुएँ के मरगोले हवाओं में उड़ने लगे थे। तब उसे ख़्याल आया कि उसने किसी लड़की की आवाज़ सुनी थी, पर उसका केबिन खाली था, वहाँ कोई लड़की नहीं थी। ये उसका वहम था या हकीकत, वो फ़र्क न कर पाया। सिगरेट फूँकने के बाद उसने फिर से आँखें मूंद लीं। वो कहाँ जा रहा था, वो खुद नहीं जानता था। उसका ज़हन बाहर गुज़रते नज़ारों की तरह माज़ी की भूल-भुलाइयों में भटकने लगा था। वो पूरी तवज्जो से अपने काम में मगन था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। सर, मिस शनाया आपसे मिलने आई हैं। स्याह पेंट कोट पहने बालों को पोनीटेल में कैद किए एक लड़की दरवाजे पर नमूदार हुई थी। वो हुलिये से सेक्रेटरी लग रही थी, जबकि उसकी उंगलियां महारत से काम कर रही थीं। वो अब बरों को एक खास तरह की शक्ल दे रहा था। कितनी दिलजमी से वो अपना काम कर रहा था। लड़की कुछ देर उसके जवाब के इंतजार में खड़ी रही और फिर पलट गई। कुछ ही देर बाद हिल की टक टक की आवाज़ उभरी, जो अब करीब होती जा रही थी और फिर ऐन करीब पहुंचकर रुक गई। दरवाजे पर अब शनाया खड़ी थी। मैं जानती थी तुम स्टूडियो में ही मिलोगे। वो जो चंद पल के लिए दरवाजे पर ठहरी थी, फिर से टक टक करती अंदर दाखिल हुई। सुर्ख रंग के रेशमी टॉप में वो हमेशा की तरह गजब लग रही थी। वो उसके ऐन सामने आकर रुकी और उसकी महारत देखने लगी। आमेज़े से भरे हाथ, वो मिट्टी को अपनी लंबी उंगलियों से किस कदर दिलकश बना रहा था। वो कभी उसके हाथों को तकती और कभी उसे देखने लग जाती। स्याह गहरे बाल जो पीछे की जानिब सेट थे, कदमी रंगत और साफ सुथरी चिल पर हल्की बढ़ी हुई दाढ़ी। शनाया ने बेहासा नजरें चुराईं। वो जानती थी जब तक वो अपना काम खत्म नहीं कर लेता, उसकी किसी बात का जवाब न देता। उससे कंधे पलट का बैग मेज पर रखा और होले से बड़बड़ाई। एक कारतूस गिरते ही हंस पड़ा। पीछे की जानिब सर गिराते हुए वो हवाओं में चिल्लाया। अब वो उसके गिर्द घूमने लगी थी और साथ फियोना की इकारूस के बारे में लिखी गई वो यादगार नज़म पढ़ने लगी। उसने अपने बाजू फैला दिए। वो हंसता रहा। वो काम करते शख्स के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल काट चुकी थी। उसके मुंह से इकारूस के बारे में सुनकर उसके हाथ कुछ पल को थमे थे, लेकिन फिर से वो अपने काम में मगन हो गया। वो एक चक्कर मुकम्मल करने के बाद रुकी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती वो दोबारा दायरे में चलने लगी। हील की टक टक उसी दवातर से गूंज रही थी। मोम ने उसकी जिल्द को झुलसा दिया। उसकी पीठ, उसकी रानों, उसके टखनों, उसके पाँव के नीचे दुखती हुई पगडंडियां धोड़ी। वो यकीनन पूरी नज़म याद करके आई थी। उसकी उंगलियों के पीछे मौत से बचाने के लिए उसके पंख दुआओं की तरह तैर रहे थे। उसके कंधों के पीछे पंखियों के करीब मौत ने चलते बोसों का सांस लिया और और सूरज ने हर चीज़ को जलाकर सोना बना दिया। वो अपनी नज़म मुकम्मल करने के बाद जहाँ से चली थी वहीं रुक गई और उसके साथ ही उसकी हरकत करते हाथ भी रुक गए। वो इकारूस के किस कदर दिलकश पंख बना चुका था। उसने जैसे ही काम मुकम्मल किया तो नजरें उठाकर शनाया को देखा। उसकी आंखें स्याह थीं और उसकी भौहें और पलकें गहरी थीं। उसकी आंखों के उठने पर शनाया जैसे ठहर सी गई थी। उससे मेज़ पर रखे पानी वाले टब से अपने हाथ धोए और होले से बड़बड़ाया। अच्छी कोशिश थी। तुम्हें इकारूस बहुत पसंद है ना? वो पूछ रही थी। यहाँ आने से पहले शनाया जान चुकी थी कि वो इकारूस का मुजस्समा बना रहा था, इसीलिए वो उसके मुतालिक काफ़ी तहकीक करके आई थी, बल्कि कुछ नस्लें भी याद कराई थी। बताओ ना मासील। जब वो कुछ ना बोला तो शनाया ने दोबारा पूछा। वो अब तौलिए से हाथ साफ कर रहा था। इकारूस, द बॉय हु डिडंट डिजर्व टू डाई सो यंग। इकारूस, वो लड़का जिसे इतनी जल्दी नहीं मरना चाहिए था। वो अब मेज़ पर रखा सॉल्यूशन उठाकर हाथों पर लगा रहा था और ये काम वो हमेशा करता था। शनाया गौर से उसकी एक एक हरकत देख रही थी। वो पुरतजस्सुस थी, इसीलिए सब सवाल पूछ लेना चाहती थी। क्या खास बात है इकारूस में? तुम दिलकश हसीनाओं को छोड़कर उसका मुजस्समा क्यों बना रहे हो? कहा जाता है इकारूस वो इकलौता इंसान है जो आसमान की उन बुलंदियों तक गया जहां और कोई आम इंसान नहीं जा सका, वो भी अपने परों के संग।
उसने इकारोस के मुजस्मे को देखते हुए जवाब दिया। उसका पूरा स्टूडियो मुजस्मों से भरा हुआ था, खूबसूरत, पुरकशिश और अजीबोगरीब मुजस्मे। वो मांसील था, एक बुतसाज, और उसे हास मुजस्मे बनाने का शौक था। इस बार उसने इकारोस का मुजस्मा बनाया, जो अभी अधूरा था, और उस पर वो काफ़ी मेहनत कर रहा था। मुझे ये बात कुछ हजम नहीं हुई, शनाया ने धीरे से कहा। कौन सी बात? वो अब मुजस्मे के गिर्द घूमकर उसका मुआयना कर रहा था कि जितना उससे बना लिया था उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई थी। तुम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, उसके बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुना है, वो झिझकते हुए कह रही थी। मिस शनाया, यहाँ मज़हब की बात नहीं हो रही, और इकारूस की बात अलग है। उसने जितनी आसमान की बुलंदियों को देखा, उतना ही वो समंदर की गहराइयों तक गया। यानी आप उसकी पहुंच से मुतासिर हैं? किसी हद तक। उससे कंधा उचकाते कहा। लेकिन वो इतनी जल्दी मरना डिजर्व नहीं करता था। उसने गहरा सांस लिया। खैर, क्या लेंगी आप, चाय या कॉफ़ी? अब वो पूरी तरह अपने काम से मुतमिन हो चुका था। ब्लैक टी, वो होली से मुस्कुराई। चले आ जाएं फिर, मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊं, फिर चाय पीते हैं। आप तब तक वेट करें। उसने नर्म लहजे में कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता स्टूडियो से बाहर निकल गया, जबकि शनाया गहरा सांस लेती उसके पीछे लपकी। इकारोस, वो जब से टैरो के घर से आई थी, उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। दिल एक बेचैनी में मुब्तला हो गया था। वो स्याह काट बार बार उसकी नज़रों के सामने आ रहा था, और चाहकर भी उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। वो जानती थी कि मुस्तकबिल का इल्म 100% खुदा के सिवा किसी के पास भी नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ था जो उसे चुभ रहा था। और फिर उस टैरो का वो आखिरी जुमला, इकारूस से बचकर रहना और खुद इकारूस न बन जाना, उसे बेचैन किए जा रहा था। फ्लैट तक पहुंचते पहुंचते वो और रोज़ दोनों भीग चुकी थीं। आते ही उसे कपड़े तब्दील किए और फिर खाने के बाद चाय लेकर वो अपने बिस्तर में बैठ गई। अब उसे इकारूस के मुतालिक जानना था। उसे ये लफ्ज़ पहली बार सुना था। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। बारिश वक्फे वक्फे से तेज़ी से जारी थी, और फिर उसने रोज़ से लैपटॉप लिया और रिसर्च करने बैठ गई। इकारूस का नाम गूगल पर डालते ही उसके सामने स्क्रीन पर बहुत कुछ उभरा था। उसने 20 मिनट तक रिसर्च की, जिसका खुलासा कुछ यूँ निकला था। इकारूस यूनानी इस रात में एक कारीगर का बेटा था, जिसका नाम डेडलस था, और उस कारीगर ने भूल भलैया को तख्लीक किया था। कहा जाता है कि वो दोनों बाप बेटा एक जजीरे पर कैद थे। बादशाह उन्हें जजीरे से बाहर नहीं जाने देता था। डेडलस ने अपनी कारीगरी और महारत को इस्तेमाल करते हुए, पर्रों और मोम को इस्तेमाल करते हुए, पंखों के 2 सेट बनाए। वो उन्होंने उस जज़ीरे से भागने के लिए बनाए थे, लेकिन उसने अपने बेटे को नसीहत की कि पंख लगाने के बाद वो ज़्यादा ऊंचा ना उड़े और ना समंदर की सतह तक नीचे जाए। लेकिन इकारूस ने अपने बाप की बात नहीं मानी। वो उड़ा, उड़ा, इतना ऊंचा उड़ा कि सूरज के करीब पहुंच गया। सूरज की तपिश से मोम पिघल गई और वो गिरता चला गया। समंदर में गिरा और